ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि इस चैप्टर या इस टॉपिक के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ा सा। देखो, हमने जब आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो आइसोमर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम आइसोमर्स को क्या कहते हैं। सबसे पहले आइसोमर्स जब हम स्टार्ट करते थे तो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, और प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, प्रॉपर्टीज में क्या हो, अंतर हो। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। एक बार जस्ट क्लासिफिकेशन तो कौन से आते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये आप सब लोगों ने पढ़े हैं, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, चेन आइसोमर, रिंग चेन, मेटामर्स और टोटोमर्स। और इसमें आते हैं क्या, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का बेसिक अंतर क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है और इसमें स्टीरियो डिफरेंस होता है। अब ये स्ट्रक्चरल और स्टीरियो डिफरेंस का मतलब क्या है, जैसे मैं कहूं व्हाट इज स्ट्रक्चरल डिफरेंस एंड व्हाट इज स्टीरियो डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्यूटेन के कार्बन है 4, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये 4 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में लगे हैं और ये क्या लगा है, ब्रांच में। तो इस तरह का जो चेंज आया इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है आपने कोई एटम किसी जगह से तोड़ के, एक बॉन्ड को तोड़ के एटम को दूसरी जगह फिक्स कर दिया, तो ये कैसा चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंज है। स्टीरियो में क्या होता है, एटम या बॉन्ड नहीं टूटते, बस उसके 3D स्पेस में ओरिएंटेशंस बदल जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे वो मैंने इन लोगों को भी बताया, जैसे डॉल होती है, छोटे बच्चे खेलते हैं डॉल, तो वो हैंड्स उनके डिटैचेबल होते हैं। अगर मैं ये वाला हाथ निकाल के इस तरफ लगा दूं और ये वाला हाथ निकाल के इस तरफ लगा दूं तो ये कैसा चेंज आया, स्ट्रक्चरल चेंज आया। ठीक है, लेकिन अगर हैंड ऐसे हैं, मान लो 3D स्पेस में डॉल ऐसे है, तो एक छोटा सा बच्चे ने एक इस वाले हाथ को क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये कुछ चेंज तो आया, ये कुछ चेंज आया कि नहीं आया। इस चेंज को हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल चेंज या स्टीरियो चेंज। आपका एटम वही है, बॉन्ड सारे वही हैं, बट 3D स्पेस में बॉन्ड के ओरिएंटेशन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्टीरियो चेंज। वहां पे ठीक है, केमिस्ट्री के लिए भेज दिया होगा। अब इसमें जो आइसोमर्स होते हैं वो होते हैं कन्फर्मर्स, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ठीक है, हमारा टॉपिक ये नहीं है, स्ट्रक्चरल हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, कन्फर्मर्स। ज्योमेट्रिकल का भी आपको बेसिक आइडिया होगा, सिस ट्रांस टाइप के, है ना। ठीक है, तो कन्फर्मर्स हम आज टॉपिक उठा रहे हैं। सबके पास में बुकलेट है ये वाली, ठीक है। तो कन्फर्मर्स के अगर हम बारे में बात करें तो कन्फर्मर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से बनते हैं। किससे, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से, और वो रोटेशन कैसा होना चाहिए, फ्री। अच्छा, सभी लोग यहां ध्यान दें, केमिकल बॉन्डिंग सबने पढ़ा है, तो एक वर्ड होते थे केमिकल बॉन्डिंग में, एक फ्री रोटेशन और एक, इस बारे में पता है सबको, फ्री रोटेशन और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। फ्री रोटेशन क्या होता है, जैसे मैं आपको सिंगल बॉन्ड दूं और यहां कार्बन के 3 बॉन्ड ऐसे दूं, तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट ये एटम मूव कर जाएगा, जैसे इस तरह से ये मूव कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड, जैसे मान के चलो ये कार्बन यहां है, ये वाला कार्बन यहां है, और ये कार्बन sp3 है, कैसा है, तो sp3 में टेट्राहेड्रल टाइप का शेप रहेगा इस तरह से, और पीछे भी ऐसा टेट्राहेड्रल टाइप का शेप रहेगा। आप ऐसे एज्यूम करें कि पीछे इस तरह से 3 ट्राइपॉड होता है, तो ट्राइपॉड में पीछे 3 पैर लगे रहते हैं, तो ऐसे 3 पैर इधर लगे हुए और 3 पैर ऐसे आगे लगे हुए हैं। अब मैं अगर पीछे वाले सिस्टम को फिक्स कर दूं इस तरीके से और आगे वाले पैरों को ऐसे रोटेट करूं, तो ये रोटेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं कैसा, फ्री रोटेशन। आपने केमिकल बॉन्डिंग में सबने पढ़ा होगा, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं एक पाई बॉन्ड बनाऊं, क्या, पाई बॉन्ड के लिए हमें कार्बन में क्या बनाना पड़ेगा, तो सिग्मा बॉन्ड तो यहां बनेगा और पाई बॉन्ड में क्या होगा,
दो p ऑर्बिटल परपेंडिकुलरली इस तरह से अटैच होंगे, ठीक है। अब वो ऐसे अटैच होंगे, जैसे ये सिग्मा तो ये बना है मार्कर वाला, और ऐसे p अटैच होंगे। अब मैं अगर इसको घुमाऊंगा, पीछे वाले को घुमाऊं या आगे वाले को घुमाऊं, तो इसमें ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या होगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा। यहां पे कुछ ना बॉन्ड एनर्जी है कि नहीं है, अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये रिस्ट्रिक्ट होगा कि नहीं होगा। तो पाई बॉन्ड में क्या होता है और सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, फ्री रोटेशन। इतना आपको केमिकल बॉन्डिंग से याद है सभी को। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट आप बॉन्ड एक एटम को दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में घुमा सकते हो, पाई बॉन्ड के अबाउट ये रोटेशन फ्री नहीं। अगर आप इसको घुमाओगे तो क्या टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है सभी को। अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स में। जो स्टीरियो आइसोमर्स फ्री रोटेशन से बनते हैं, किससे बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और जो कहां बने, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में बने, वो क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल। अगर आपने ध्यान दिया हो ज्योमेट्रिकल सिस और ट्रांस तो कहां बनते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब डबल बॉन्डेड सिस्टम में। किसमें, डबल बॉन्डेड सिस्टम में। तो अभी का जो टॉपिक है वो कन्फर्मर्स है। ये मैंने आपको समझा दिया कि ये कहां बनेंगे, तो फ्री रोटेशन में बनेंगे जहां क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को, सबके पास ये बुकलेट है, ठीक है। तो देखो the different arrangement of atoms in space that results from the rotation around single bond are called conformers या conformational isomers where free rotation exists। अच्छा, ये एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मिलता है, बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ, एक दो पैराग्राफ में होता है, बाकी डिटेलिंग नहीं होती है। तो हाइड्रोकार्बन्स में क्यों मिलता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स के सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसलिए हाइड्रोकार्बन में मिलता है एल्केन वाले पार्ट में। हाइड्रोकार्बन में तो एल्कीन भी होता है, लेकिन एल्कीन में क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिकल सिस्टम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो हाइड्रोकार्बन में जब आप एल्केन पढ़ते हैं तो ये मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन क्लियर है, मैं लिखने के लिए इसलिए दे रहा हूं, आज ही मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले से प्रिंट आउट दे दिया है, कम से कम लिखना पड़े, बाकी आप घर पे आके लिख लेना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें द फिनोमेना इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन है, ये आ चुका है क्वेश्चन। दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर फ्रॉम ईच अदर एज दे आर इंटरकन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये ट्राइपॉड का एक तीन पार्ट ये और ये तीन पार्ट ये है, अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं, ऐसे घुमाता हूं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो ये जो है फ्री रोटेशन है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का बैरियर नहीं है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पाई बॉन्ड होगा तो फिर अगर आप इसको घुमाओगे तो आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा या पाई, पाई बॉन्ड। तो जब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, इंटर कन्वर्टिबल। कौन सा चेंज पॉसिबल नहीं होता आसानी से, जहां बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़े। तो ये कन्फर्मर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है, इनको रूम टेम्परेचर पे आइसोलेट नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे मैं आपको दो कंपाउंड दूं और उनसे कहूं अलग अलग करना है आपको, तो वो क्या हो जाता है, आइसोलेशन, ठीक है। लेकिन इसमें इतना ज्यादा सिमिलैरिटी होती है कि इसको आइसोलेट करना रूम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। एक इंपॉर्टेंट बात, जो येलो कलर की लाइंस बनी हुई है, ये आप कह सकते हो कि पीवाईक्यूज वगैरह में आ चुके हैं क्वेश्चन। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स आर सेम इन ऑल कन्फर्मर्स। ये वाली बात आपको क्या करनी है, बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करनी है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। कैसे, इसको हम एक उससे समझते हैं। देखो सभी लोग इथेन के बारे में सोचते हैं, है ना, ये हमें 3D मॉडल नहीं है अभी अवेलेबल, तो मैं इस पे बता रहा हूं। इथेन के बारे में सोचते हैं, आपको ये समझ में आ रहा है इथेन कैसे है। ये बड़े बड़े एटम क्या है, कार्बन है, और ये तीन पीछे क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, तो CH3 है। और सिस्टम कैसा रहेगा, इसके अबाउट टेट्राहेड्रल और इसके अबाउट टेट्राहेड्रल। तो ये वाले बॉन्ड एंगल कितने हैं, सारे 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, और ऐसे ही यहां पे भी क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट। अब अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो,
अब ये चीज है, फ्रंट व्यू देखना आप, अगर पीछे वाला मैंने फिक्स कर दिया और आगे वाले को क्या कर रहा हूं मैं, फ्रीली रोटेट कर रहा हूं, तो एक ये मॉडल आया, ये एक कन्फर्मर है, क्या है, इथेन का। अच्छा, ये भी क्या है, कन्फर्मर है। क्या ये और उससे पहले वाला अलग अलग है कि नहीं है? थोड़ा सा तो अंतर है 3D में। क्या बॉन्ड बदले, बॉन्ड में कुछ बदला क्या? नहीं। अगर ये देखें तो ये भी एक कन्फर्मर है, ये कन्फर्मर है, तो ऐसे कितने कन्फर्मर बन जाएंगे बताओ आप? इथेन के कितने बन जाएंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि आपको पता है एक छोटे से एरिया में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो अगर ऐसा है 60 डिग्री पे अगर घुमा रहे तो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, कन्फर्मर्स हैं। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? थोड़ा इस तरह से व्यू देखो जरा, पीछे वाला फिक्स है। अब मुझे ये बताओ, इसको घुमाने से सभी लोग सोच के बताना, क्या मैं इसको कन्फर्मेशनल प्रोसेस कर रहा हूं? कोई भी बॉन्ड लेंथ बदल रही है क्या? बॉन्ड लेंथ में अंतर आ रहा है क्या? नहीं। बॉन्ड एंगल में ध्यान से बताओ, क्या ये जो एंगल है वो पूरा का पूरा घूम रहा है ना? ये जो 109 डिग्री 28 मिनट है ये पूरा घूम रहा है ऐसे, तो एंगल में कोई अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा। ना तो बॉन्ड लेंथ में अंतर आता है, ना ही बॉन्ड एंगल में अंतर आता है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। ठीक है, तो आप ये जो पहली लाइन हाईलाइटेड है, आप देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स आर सेम इन ऑल द कन्फर्मर्स। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये कन्फर्मर्स है, जैसे ये क्वेश्चन था नीट का, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिमेन सेम। अब बात करते हैं, क्या हर सिग्मा बॉन्डेड सिस्टम में कन्फर्मर्स हो जाता है? क्या हर सिग्मा बॉन्डेड सिस्टम में कन्फर्मर हो जाता है? आंसर है नहीं। कन्फर्मर्स बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं वो दो हैं। पहली कंडीशन सिग्मा बॉन्ड तो होना ही चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। क्या? 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड जहां होंगे वहीं कन्फर्मर बन सकता है। 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड। जैसे मैं आपसे कहूं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं मीथेन, बताओ जरा क्या मीथेन में कन्फर्मर्स हो सकते हैं? मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। लेकिन क्या कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस का मतलब अगर ये वाला बॉन्ड फिर मैंने ये देखा तो फिर एक आगे होना चाहिए। तो मीथेन में कन्फर्मर एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप बताओ इथेन में करेगा? तो इथेन में करेगा कैसे? आप ऐसे ओपन स्ट्रक्चर बना लो, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3, कर जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड। कन्फर्मर्स पहचानने के लिए क्या होना चाहिए? 3 कंटिन्यूअस सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। बताओ जरा मिथेनॉल में होगा? सभी लोग देख के बताएं, मिथेनॉल में होगा? तो मिथेनॉल में हो जाएगा CH3OH 1 2 3। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर आपको 3 कंटिन्यूसली सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं तो वहां कन्फर्मर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? कन्फर्मर क्या होते हैं? कन्फर्मर होते हैं क्या, जहां सिग्मा बॉन्ड का फ्री रोटेशन एग्जिस्ट करता है, उसमें अगर हम वो घुमाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट 3D स्पेस में जो निकल के आएंगे डायग्राम, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मर्स बोलते हैं। कन्फर्मर्स में दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? ना तो बॉन्ड लेंथ चेंज होगा, ना बॉन्ड एंगल चेंज होगा। ठीक है, तीसरी बात क्या है यहां पे? 3 कंटिन्यूअसली सिग्मा बॉन्ड होने ही चाहिए, अदरवाइज कन्फर्मर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, डबल बॉन्ड आ जाए कहीं, किसी भी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड आ जाए तो कन्फर्मर्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बशर्ते 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। डबल बॉन्ड बगल में कहीं पड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड अगर दिख जाए, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, सबको पता है ना, वहां कन्फर्मर्स पॉसिबल है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल मैंने, तो आप समझ लो एल्केन के लिए पूछा है क्योंकि आपका चैप्टर है एल्केन। तो मीथेन को छोड़ के, ये एक इंपॉर्टेंट बात दिमाग में बिठा लें, मीथेन को छोड़ के हर एल्केन कन्फर्मर शो कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, मीथेन को छोड़ के हर एल्केन, मैं क्या कह रहा हूं, एल्केन नॉट एल्कीन एल्काइन, कन्फर्मर शो कर सकता है। ठीक है, जैसे आपके पास में ये मीथेन है तो ये नहीं करेगा, इस पे आप लोग क्रॉस लगा दो अपनी अपनी बुकलेट में, ये नहीं करेगा। ये मिथेनॉल
कर लेगा। जितने भी बुकलेट में इथेन इथेन करेगा, तो अपने बुक में ये क्रॉस लगा दो मीथेन पे, और बाकी इस पे करेक्ट। प्रोपीन कर लेगा, प्रोपीन कर लेगा, 1 2 3 डबल बॉन्ड आ गया तो क्या दिक्कत है, ठीक है। C3H8 कर लेगा, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा ये मत सोचना सर साइक्लोहेक्सेन 3 कंटीन्यूअस, कुछ नहीं सोचना है, 3 कंटीन्यूअस सिग्मा बॉन्ड अगर आते हैं तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर है पहले वाले को क्रॉस कर दो मीथेन को, बाकी सबको राइट कर दो, मतलब वो सब कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, सभी लोग देख लें। अब क्या होता है, कन्फर्मर्स एक स्पेशल टाइप के आइसोमर्स हैं, इनको हम नॉर्मल डायग्राम से नहीं समझ सकते। नॉर्मल डायग्राम मतलब इस तरह के डायग्राम को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन नोटेशन। क्या बोलते हैं, बॉन्ड बॉन्ड ओपन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। कुछ होते हैं कंडेंस फॉर्मूले, ठीक है। एक होता है डैश वेज प्रोजेक्शन, पता है ना डैश वेज प्रोजेक्शन, डैश और वेज करके। लेकिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे CH3 CH2 CH3 ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर डैश वेज से कर सकते हैं भाई, इस तरीके से डैश वेज से, ठीक है। इसके अलावा एक प्रोजेक्शन होता है इस तरह का प्रोजेक्शन जो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया जाता है बायोलॉजी वालों के लिए, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। ये मेनली ऑप्टिकल आइसोमर्स को पढ़ने में काम में आता है। कन्फर्मर्स को पढ़ने के लिए 2 तरह के प्रोजेक्शंस डायग्राम पढ़ते हैं। प्रोजेक्शंस का मतलब होता है एक तरीके से किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे मैं ये रिप्रेजेंटेशन ही तो है, क्या रियलिटी में अगर आप मॉलिक्यूल देखो तो ऐसा दिखेगा, भाई ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन बना लिया। तो हमारे पास में 2 रिप्रेजेंटेशन है। पहला रिप्रेजेंटेशन है न्यूमैन प्रोजेक्शन, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन है कौन सा, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। सभी लोग अपने अपने बुकलेट में देखें, ठीक है, न्यूमैन और सॉहॉर्स। अब जैसे मैं आपको इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन बता रहा हूं, किसका, इथेन का, तो आप ऐसे समझ लें ये रहा हमारा इथेन। कैसे समझ लें, ये इथेन है, यहां एक कार्बन है और यहां कार्बन है, और कार्बन के पीछे क्या है, ट्राइपॉड सा 3 H बने हुए और 3 H ऐसे बने हुए। न्यूमैन प्रोजेक्शन में करना क्या होता है आपको, जैसे मान के चलो ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, इसको आपको इस तरीके से देखना है। किस तरीके से देखना है, आपका जो व्यू है ना, पॉइंट ऑफ व्यू जो इंस्टाग्राम पे देखते हो POV, तो आपका जो व्यू है बिल्कुल सामने से होना चाहिए। किससे होना चाहिए, सामने से। ऐसा होना चाहिए कि जो पहला वाला एटम है और पीछे वाला एटम है वो एक दूसरे को कर ले, कवर अप कर ले, ढक ले। इस तरह से अगर आप देखोगे तो इस तरह के प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब मैं आपको बताऊं जरा, यहां पे आपका ये है इथेन, दिख रहा है सबको, क्योंकि बोर्ड पे मुझे नहीं दिख रहा लाइट की वजह से, तुम लोगों को दिख रहा है, ये है। तो आपको क्या करना है, आप इसको मान लो फ्रंट कार्बन, क्या मान लो, फ्रंट कार्बन, और इसको क्या मान लें, बैक कार्बन, ऐसे मान लें। और इस तरह से सोचें कि भाई इसको आपने उठा के ऐसे करना अपनी तरफ। जैसे ही आप ऐसे करोगे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, फ्रंट कार्बन के लिए हम लगाते हैं डॉट। क्या लगाते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फ्रंट कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, डॉट। और बैक कार्बन के लिए क्या बनाते हैं, सर्किल, ठीक है। बैक कार्बन के लिए क्या बनाते हैं, सर्किल। और फिर दोनों को एक साथ कर देते हैं इस तरीके से, डॉट और सर्किल। अब फ्रंट कार्बन में क्या लगा हुआ है, 3 क्या लगे हुए हैं, H। अब आप खुद बताओ सभी लोग, इन H का आपस में बॉन्ड एंगल कितना है। नॉर्मली अगर आपको पता है तो sp3 कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अगर आपको मैं ऐसे करके ऐसे ये वाला इथेन ऐसे दिखाऊं, ऐसे अगर देखने पे आपको पता है 109, लेकिन आपको दिखेगा कितना, एग्जैक्टली कैसा दिखेगा आपको, अगर आप देखोगे तो तीनों H कैसे दिखेंगे आपको, ऐसे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। अभी मैंने आपको प्रोजेक्शन में दिखाया था, ये देखो, ये मैं सामने से अगर ये दिखाऊं आपको, ऐसे दिख रहे हैं। अब जरा इसमें बताओ जरा, ये सामने कितना एंगल लग रहा है आपको, इनके और इसका एंगल कितना लग रहा है, 120। कितना लग रहा है, ये आपको ट्राइंगल की तरह लग रहा है, लेकिन अगर आप नॉर्मली देखोगे 3D में 109 डिग्री 28 मिनट है, लेकिन आपने व्यू बदल दिया
तो आपको ये कितना लग रहा है 120। ऐसे पीछे वाला भी कितना लगेगा 120। तो आपस में जो तीन एंगल ट्राइपॉड के हैं वो कैसे दिखेंगे आपको, इस व्यू में 120 120 दिखेंगे। तो इस व्यू में बॉन्ड एंगल, किसका फोन बज रहा है, इस व्यू में बॉन्ड एंगल कितना मानना है 120 डिग्री, कितना मानना है 120 डिग्री। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये किया कि भाई आगे वाले एटम पे तीन बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, निकले ऐसे हैं लेकिन बोर्ड पे ऐसे प्रेजेंट हो रहे हैं, और इन तीनों बॉन्ड में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन। तो आपने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, अब ये है पीछे वाला कार्बन, तो इसको यहां से लगाना है, बॉन्ड इधर से लगाना है। ठीक है, मतलब ऐसे बीच से मत लगाना, बीच से लगाने का मतलब टॉप फ्रंट वाला कार्बन। अब इसमें भी कितने बॉन्ड बने हुए हैं, तीन। तो अब इसके कई सारे कन्फर्मर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स हो सकते हैं। आप कौन सा बनाने वाले हो, तो मैं आपके लिए वो वाला बनाने वाला हूं जिसमें आगे और पीछे वाले कार्बन एक दूसरे को क्या कर लें, हाइड्रोजन सॉरी, एक दूसरे को क्या कर लें, कवर कर लें। कवर करने का मतलब है ये वाली चीज, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये कई सारे तरीके हैं। ये हो रहा है, ये क्या हो गया, बिल्कुल कवर कर लिया। मैं ये वाला तरीका अगर आपको बना के बताऊं, तो ये पीछे की तरफ एक बॉन्ड बनाया, अब थोड़ा सा ऐसा दिखाना पड़ेगा कि भाई है भी, ऊपर लाइन नहीं बनाएंगे, और इसमें क्या बनाएंगे H, और इसमें यहां क्या बनाएंगे H। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोजेक्शन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन मतलब एक तरीका है प्रेजेंट करने का। ठीक है, जो आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब आपसे कोई कहे कि थोड़ा सा ऐसा बना दो, तो क्या चेंज कर रहे हैं आप, एंगल चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं आपको इस तरीके से बनाऊं, आगे वाला एज रखूं मैं, ये एज रखूं, लेकिन ये वाला एंगल ऐसे कर दूं, 60 डिग्री पे घुमा दिया, तो प्रोजेक्शन तो अभी भी क्या है, ये न्यूमैन है। मॉलिक्यूल अभी भी क्या है, ये इथेन है, लेकिन हम कहेंगे ये एक कन्फर्मर है और ये इसका दूसरा कन्फर्मर है। ठीक है, तो कितना एंगल घुमाया हमने इसको, कितना एंगल घुमाया, 60 डिग्री घुमाया, ऐसे समझ में आया। और इस 60 डिग्री के बीच में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो इथेन के कितने कन्फर्मर्स होंगे, इनफाइनाइट। क्या हमें सारे समझने, नहीं, हमें मेनली दो ही कन्फर्मर्स ध्यान रखने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसके बाद में मैं जैसे ही इधर और घुमाऊंगा तो फिर से ये H, जैसे ये 1 डिग्री इधर घुमाओ 1 डिग्री इधर घुमाओ, एक ही बात है। और अगर पूरा घुमा दूंगा तो इसके ऊपर फिर से आ जाएगा। इस वाले कन्फर्मर को नाम देते हैं क्या, एक्लिप्स। नाम क्यों देते हैं आप समझ ही गए होंगे। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगना, है ना, सबको पता है सोलर एक्लिप्स होता है जब एक दूसरे को कवर अप कर ले। तो आगे वाले बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड जब एक दूसरे को क्या कर लें, कवर कर लेते हैं, तो इस तरह के कन्फर्मर्स को बोला जाता है एक्लिप्स्ड। क्या बोला जाता है, एक्लिप्स्ड। और अगर 60 डिग्री पे आ जाते हैं, कितने डिग्री पे आ जाते हैं, तो इसको क्या नाम देते हैं, स्टैगर्ड। और इसके बीच में जितने भी होते हैं इन बिटवीन, उन सबको क्या बोलते हैं, स्क्यू। क्या बोलते हैं, हमें स्क्यू बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, समझ में आ गया। तो इनफाइनाइट कन्फर्मर्स होते हैं इथेन के, कौन कौन से, जब बिल्कुल एक दूसरे को कवर अप कर ले तो क्या है वो, क्या है, एक्लिप्स्ड। और बीच में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 5.5 डिग्री 5.9 डिग्री 5.10 डिग्री, ये सब क्या है, और 60 डिग्री पे आ जाए तो स्टैगर्ड है। क्या है, स्टैगर्ड है। क्लियर है ये बात। अच्छा, तो ये पहले पेज पे अपने ये पढ़ा, न्यूमैन प्रोजेक्शन समझ में आ गया सभी को। अभी तो हम न्यूमैन प्रोजेक्शन देख रहे हैं। आप अपनी अपनी कॉपी में अपने ये बुकलेट में दूसरा पेज निकाल लें, इस तरफ वाला। ठीक है, ये वाला पेज निकाल लें, इसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। सबसे लास्ट पॉइंट पे देखें तो ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये आपका पर्सपेक्टिव सामने से होना चाहिए, तो इसको जब प्रेजेंट किया तो ये आ गया हमारा क्या, न्यूमैन प्रोजेक्शन। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसके बारे में दो तीन बातें हैं। फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन ऑफ अ 3D मॉलिक्यूल इज नोन एज न्यूमैन प्रोजेक्शन। फ्रंट व्यू से देखते हैं, फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और बैक कार्बन को साइकिल से, सॉरी सर्किल से। ठीक है, इसके अलावा सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन का मतलब है आपका जो व्यू है, इधर देखें सभी लोग, वो थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा। कैसा रहेगा,
टिल्टेड रहेगा इस तरीके से, ठीक है। जो फ्रंट व्यू है ये कौन सा प्रोजेक्शन है, न्यूमैन, और थोड़ा टिल्टेड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सॉ हॉर्स। तो इस पे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह का प्रोजेक्शन क्या होता है, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। इसमें आगे इस तरह से लाइन बनाते हैं, ये फ्रंट कार्बन में 3 और ये बैक कार्बन में 3। अगर ये वाला और ये वाला एक दूसरे को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ये इसको कवर कर रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, एक्लिप्स। और अगर इसको 60 डिग्री पे कर दिया जाए, इसके बीच में कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड। उसके बीच में सारे क्या होंगे, स्क्यू। तो ये कन्फर्मर समझ में आया। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बस आपको दिमाग में फिट करना है कि भाई ये कौन सा व्यू है, ये कौन सा व्यू है, साइड व्यू है। साइड व्यू वाले को क्या बोलते हैं हम, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ये घोड़े की तरह, ऐसे घोड़े के 3 पैर, 2 पैर होते हैं, 2 और पूंछ और हाथ ऐसे करके ऐसे लगता है, ठीक है। स्टैगर्ड, ये स्टैगर्ड और ये एक्लिप्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो ये तो हो गए प्रोजेक्शन वाली बात। अब इसमें हमें एनर्जी बैरियर पढ़ना है, सभी लोग समझ लें, सभी लोग यहां पे ध्यान दें। 2 तरह के स्ट्रेन होते हैं फिजिक्स में, आपने एक वर्ड सुना होगा स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, एक तरह से क्या होता है स्ट्रेन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशनल। एक तरह से जो ओरिजिनल चीज है उसको आप कुछ चेंज करते हो ओरिजिनल डायमेंशन से, ठीक है। जैसे आप ऐसे बात करें, यहां पे आपको ये वाला एटम और ये वाला एटम दिख रहा है, कौन से फॉर्म में दिख रहा है, एक्लिप्स या स्टैगर्ड, एक्लिप्स। तो इसमें और इसमें एक तरह का क्या होगा, रिपल्सन होगा। सभी लोग यहां देखें, एटम और एटम जो नॉन बॉन्डेड होते हैं, क्या होते हैं, जैसे ये वाला एटम और ये वाला एटम क्या है, बॉन्डेड है। ये वाला इसके साथ क्या है, बॉन्डेड है। ये वाला इसके साथ क्या है, बॉन्डेड है। लेकिन ये वाला और ये वाला क्या है, तो जब 3D मॉलिक्यूल में एक उसी मॉलिक्यूल का कोई एटम किसी उसी मॉलिक्यूल के दूसरे एटम के साथ में कोई रिपल्सन जब फील करता है, तो उसको बोलते हैं हम वॉन डेर वाल स्ट्रेन या स्टेरिक हिंड्रेंस। आपने SN1 स्टेरिक हिंड्रेंस सुना है, क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है। क्या हुआ, स्टेरिक स्ट्रेन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मॉलिक्यूल का ही एक एटम मॉलिक्यूल के ही दूसरे एटम के साथ में जो रिपल्सन फोर्स फील करता है वो क्या है, स्टेरिक स्ट्रेन है, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन होता है उसको बोलते हैं हम क्या, टॉर्सनल स्ट्रेन। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना यहां पे। जैसे मैं आपको इस एटम के साथ जो रिपल्सन लगेगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक स्ट्रेन। लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्सन लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन। 2 तरह के स्ट्रेन है, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं इसका ये वाला फॉर्म बना दूं, ये कौन सा फॉर्म है, एक्लिप्स या स्टैगर्ड, और ये क्या है, आप बताओ स्ट्रेन कहां ज्यादा होगी, रिपल्सन कहां ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा या फिर थोड़ा दूर हो जाएगा। जैसे मैं कहूं ये दोनों एटम है, आप लोग ध्यान से देखना, ये दोनों एटम है, एटम एटम की दूरी है कुछ, थोड़ा सा अगर मैं इसको मूव करूंगा तो ये एटम इससे दूर जा रहा है या पास जा रहा है, तो दूर जाने से रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। और रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर नॉर्मली पूछा जाए एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में विच इज मोर स्टेबल, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, स्टैगर्ड। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, स्टैगर्ड, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। इसको हम रिपल्सन बिटवीन 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स और ग्रुप्स, नॉन बॉन्डेड एटम और ग्रुप के रिपल्सन को कहते हैं क्या, वॉन डेर वाल स्ट्रेन। और रिपल्सन बिटवीन ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, बॉन्ड पेयर, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन। ये वाला जो स्ट्रेन होता है स्टैगर्ड में मिनिमम होगा, स्टैगर्ड में क्या होगा,
मिनिमम। ये अभी ये डायग्राम किसका बना है? एक्लिप्स का। एक्लिप्स में क्या होगा? मैक्सिमम। दोनों तरह के स्ट्रेन, चाहे वो एक्लिप्स स्ट्रेन, सॉरी, चाहे वो वैन डर वाल स्ट्रेन हो, चाहे वो, दोनों के दोनों स्ट्रेन कहां ज्यादा होंगे? एक्लिप्स में पास पास रहेगा ना, जैसे ही दूर जाएगा तो स्ट्रेन क्या होने लगेगा? कम। तो ये दोनों तरह के स्ट्रेन स्टैगर्ड में कम होते हैं और एक्लिप्स में ज्यादा होते हैं। टॉर्सनल स्ट्रेन को जीरो बोल दिया जाता है। ये क्वेश्चन एआई सॉरी एम्स में पूछा गया। टॉर्सनल स्ट्रेन की वैल्यू किस में जीरो होगी? स्टैगर्ड फॉर्म में जीरो बोलते हैं उसको, मिनिमम। ठीक है।